प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर युग के सबसे सशक्त निबंधकार भी हैं और समीक्षक भी हैं। उनके इन दोनों रूपों के विषय में बाबू गुलाब राय ने टिप्पणी की है कि द्विवेदी जी की ख्याति हिंदी में आलोचक और निबंधकार दोनों रूपों में है। वे अच्छे आलोचक हैं अथवा अच्छे निबंधकार, यह निर्णय करना आसान नहीं है। इस दृष्टि से जो बात शुक्ल जी के संबंध में कही जा सकती है, वही द्विवेदी जी के संबंध में भी सही होगी। विद्यार्थियों, निबंध कला की विशेषता इस बात में है कि लेखक कितनी सहजता से स्वयं को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पांडित्य का बोझ लादे बिना ही पाठकों के मन पर छा जाने वाले लेखक हैं। उन्होंने जो कबीर से सबसे बड़ी बात सीखी है, यह वही सहजता है। अशोक के फूल निबंध में वे लिखते हैं, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी है उतनी ही तेजी से डुबाती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती। और द्विवेदी जी की पंडिताई उनके जीवन का अंग बन गई थी, बिल्कुल सहज हो गई थी, बोझ नहीं रही, और इसीलिए वे इतने सफल निबंधकार हो सके। आपने अपने अध्ययन के अनुभव से पाया होगा कि द्विवेदी जी अपने पाठकों से बातचीत करते हुए अतीत के खंडहरों में घूमते हैं तो अशोक, कुटज और शिरीष के फूल बरसने लगते हैं। ये उनकी सहज साधना का ही फल है। उनका शायद ही कोई निबंध हो जिसमें वे सहज भाव से पाठकों के साथ बातचीत करते न दिखाई दे। द्विवेदी जी की विशेषता यही है कि वे अपने निबंधों में समाज की जटिलतम समस्याओं को भी एकदम सरल भाषा शिल्प में अभिव्यक्ति दे देते हैं। हमने पाठ्यक्रम में कुटज का अध्ययन किया है, तो उसके आधार पे हम देख सकते हैं कि द्विवेदी जी ने कुटज निबंध में स्थिति, परिस्थिति, उपयोगिता आदि सभी पर बड़ी गंभीरता से विचार किया है। लेखक ने कुटज को बड़ा महत्व दिया है। उन्होंने बताया है कि कालिदास ने आषाढ़ में यक्ष के द्वारा मेघों की अभ्यर्थना में कुटज के पुष्पों को ही अर्पित किया था, और आज तक भले ही साहित्य में इसे यथोचित स्थान न मिला हो, किंतु यह तिरस्कार के भी योग्य नहीं है। वे लिखते हैं, कुट से तात्पर्य घड़े या घर से है। संस्कृत में कुटहारिका व कुटकारिका दासी भी है। अपने इस तरह के विचारों में मग्न द्विवेदी जी इस शब्द को आग्नेय भाषा परिवार का यह सोचकर मानते हैं कि संस्कृत तो सर्वग्रासी भाषा है और संस्कृत में यह शब्द वहीं से आया है। वे लिखते हैं कि लाखों वर्षों से कुटज विषम परिस्थितियों में भी अपनी जीवनी शक्ति मात्र से ही जी नहीं रहा, बल्कि गर्व से जी रहा है। वह पथरीली और बंजर जमीन में भी अपने लिए जीवन रस प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार उनके निबंध कुटज में कुटज यह संदेश देता है कि जीने के लिए रस प्राप्त करना कहीं से भी संभव है। कुटज जीवन को केवल कला ही नहीं, तपस्या भी मानता है।
इस तरह से हम देखते हैं कि पांडित्य की कतार में चलते हैं द्विवेदी जी, तो रस की स्रोतस्विनी बहने लगती है, रस की धारा बहने लगती है, और यह उनकी सहज साधना का ही फल है। इतनी सहजता के कारण, पंडिताई को अपने जीवन का अंग बना लेने के कारण द्विवेदी जी के निबंध में, बल्कि सभी निबंधों में, व्यंग विनोद का भाव भी स्वभावता ही मिलता है, कहीं से ओढ़ा हुआ या लादा हुआ नहीं है, बिल्कुल सहज है। और हम देखते हैं कि कहीं कहीं वे आत्म व्यंग भी करते हैं, और ये उनकी सहज साधना है। ये आत्मव्यंग उनकी विनोद वृत्ति का भी परिचायक है। जैसे कि हम उदाहरण लें वसंत आ गया है निबंध से, तो यहाँ इस निबंध में एक स्थल पर वे कहते हैं कि मेरे मित्र ने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि नव वधू के समान यह विचारी आम्र मंजरी जरा सब झांकने बाहर निकली और हमारे जैसे मनहूसों को देखकर लजा गई। वस्तुतः ये मेरे मित्र की कल्पना थी, अगर सच होती तो मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। इस तरह यह आत्मव्यंग पाठकों को गुदगुदा जाता है। कुछ स्थानों पर हम देखते हैं कि द्विवेदी जी के निबंधों में आत्मव्यंग सोद्देश्य भी होता है, उद्देश्य के साथ भी होता है। द्विवेदी जी ने प्राचीनता के प्रति बड़ी श्रद्धा व्यक्त की है। प्राचीन कवियों और पंडितों के सम्मुख वे बड़ी विनम्रता से प्रस्तुत होते हैं और अपनी बात अशिष्टता के भय से सीधे सीधे न कहकर आत्मव्यंग्य के द्वारा प्रकट करते हैं। जैसे कि आम फिर बौरा गए निबंध में उदाहरण देख सकते हैं। मैं अगर अच्छा पंडित होता तो क्षेमेंद्र की भी गलती निकालता और कालिदास का भी औचित्य सिद्ध करता, लेकिन खेद के साथ कहता हूं कि मैं अच्छा पंडित नहीं हूं। यहाँ पर आत्मव्यंग्य के साथ साथ अच्छे पंडितों पर भी एकाध व्यंग का छींटा पड़ गया है। किंतु द्विवेदी जी का उद्देश्य क्षेमेंद्र के प्रति विनम्रता प्रकाशन ही है, और यह विनम्रता द्विवेदी जी की सर्वत्र देखी जा सकती है, उनके सारे निबंधों में देखी जा सकती है। द्विवेदी जी की विराट कल्पना उनकी निबंध शैली को एक विशेषता प्रदान करती है और इससे उनकी सहजता और अधिक निखर कर सामने आती है। उनके निबंधों की विषय सामग्री अधिकतर इतिहास और पुरातत्व से ही ली गई है। कल्पना के बिना वे इस सामग्री को सहज और सरस नहीं बना सकते थे और न ही इतनी सफलता के बाद उसमें से चिंतन रस निचोड़ सकते थे। द्विवेदी जी भारतीय संस्कृति के देन निबंध में उस समय की बड़ी जीवंत कल्पना करते हुए कहते हैं कि मुझे उस समय का चित्र कल्पना के नेत्रों से देखने में बड़ा आनंद आता है। उस सद्य स्फुटित धरित्री पिंड में ज्वलंत गैस भरी हुई थी। इसके बाद लाखों वर्ष तक धरती ठंडी होती रही, लाखों वर्ष तक उसके भीतर और बाहर प्रलय कांड मचा रहा। पृथ्वी अन्य ग्रहों की भांति सूर्य के चारों ओर उसी प्रकार नाचती रही जिस प्रकार खिलाड़ी के इशारे पर सर्कस के घोड़े नाचते रहते हैं। विद्यार्थियों, द्विवेदी जी की निबंध शैली की एक और विशेषता इतिहास रस है। इतिहास रस के संचार के लिए केवल इतिहास के अगाध ज्ञान से, अगाध पांडित्य से ही काम नहीं चलता। सहजता की साधना और अपनी कल्पना का अर्जन और इनसे भी बढ़ के इतिहास के साथ तादाद में स्थापित रखने की क्षमता भी चाहिए होती है।
बिना इन सब के संयोग के इतिहास रस निष्पन्न नहीं होता। द्विवेदी जी में इन सभी गुणों का विलक्षण संयोग मिलता है। वे कल्पना की अपनी आंखों से जुड़े हुए भारतवर्ष के अतीत को देखते हैं और उस पर हो रहे बर्बर आक्रमणों की वेदना का भी अनुभव करते हैं। अशोक के फूल निबंध में कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं। कालिदास को जो सम्मान मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आलिंगनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। कोमल कपोलों पर कर्णावतांश के रूप में वह झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम उत्पन्न करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे से ही फूट उठता है। अशोक किसी कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके चुप से निकल जाता है। भुलाया गया है अशोक, मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले 1000 वर्षों पर बरस जाना चाहता है। इस तरह से हम ये स्पष्टता ये देख सकते हैं कि अशोक के वृक्ष के रंगमंच पर आने का, सुंदरियों के चरणाघात को सजीव बनाने वाले शब्द तत्व का सौंदर्य यहाँ पर अद्भुत है। द्विवेदी जी की इतिहास रस की साधना इतनी जबरदस्त है कि उनकी विशुद्ध संस्कृत निष्ठ और एक हद तक क्लिष्ट हो जाने वाली भाषा भी अत्यंत ही सहजता से प्रस्तुत होती चली जाती है। अपने निबंधों को सरस बनाने के लिए द्विवेदी जी इतिहास और प्रकृति के अतिरिक्त सामान्य घटनाओं का, स्थितियों का और उदाहरणों का प्रयोग भी करते हैं और इससे भी उनके निबंधों की सहजता में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए दिमाग खाली है नामक निबंध का आरंभ वे इस प्रकार करते हैं। जबकि दिमाग खाली हो और दिल भरा हुआ हो तब शास्त्र चर्चा अच्छी नहीं लगती। मेरी अवस्था आज ऐसी ही है। अभी उस गठीले बदन वाले पठान युवक को देख चुका हूँ। हींग बेचने आया था, विराट शरीर, सौम्य मुख, निर्भय नेत्र और कुछ परवाह नहीं वाला चेहरा। बोला, बाबूजी, उस ऊंची कोठी वाले बंगले में कौन रहता है? इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि संस्मरण, रेखाचित्र और कहानी की मिलीजुली शैली में द्विवेदी जी अपने निबंध आरंभ करते हैं और उसके सहारे बड़े ही आश्वस्त भाव से आगे बढ़ते हुए अतीत में जा पहुंचते हैं और पाठक आश्चर्यचकित होकर देखने लगता है कि अरे, अभी तो ये हींग बेचने वाले पठान युवक की बात कर रहे थे और अभी ये उज्जैनी के वातायनों से झांकते हुए चंद्रवदनों के रक्ताशोक और श्रवण दत्त कर्णिकार का चित्र खींचने लगे। लेकिन जब तक ये पाठक सोचता है तब तक द्विवेदी जी और आगे बढ़ जाते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं नामक निबंध में एक बालिका द्वारा पूछे गए साधारण से प्रश्न का सहारा लेकर वे दार्शनिक समस्याओं का भी बड़े सहज में उत्तर देते हैं। इस तरह द्विवेदी जी को हम कह सकते हैं कि द्विवेदी जी के निबंध साहित्यिक और सांस्कृतिक विषयों पर लिखे गए हैं, गवेषणात्मक हैं, समीक्षात्मक हैं और विचारात्मक हैं। इन्हें हम बड़े ही प्रभावशाली रूप में, इनका अध्ययन प्रभावकारी रूप में करके हम यह संदेश पाते हैं कि लेखक स्वार्थ के लिए
जीवन में स्वार्थ से बढ़कर भी बहुत कुछ है और सहजता जीवन का मूल संदेश है, मूल भाव है। सहजता को जीवन से खोने का मतलब है जीवन को खो देना।